अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह 28 मई यानी इतवार के रोज़ होना है। इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर तनाज़ा जारी है। इस सिलसिले में एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू करें। आज इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत उस्मा ने अर्जी पर समाअत करने से इनकार करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि ये अर्जी क्यों दाखिल हुई। ऐसी अर्जियों को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दहिंदा से सवाल किया कि इस अर्जी से किसका फायदा होगा। इस पर अर्जी दहिंदा कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाए। अर्जी में अदालत उस्मा से पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया से कराने की हिदायत लोकसभा सेक्रेटरी को देने का मुतालबा किया गया था। इसमें कहा गया था कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट का बयान और लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी का इफ्तिताही तकरीब के लिए जारी दावतनामा हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जियासुकर ने यह मफाद आमा की दरखास्त अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया को शामिल नहीं करके हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ वर्जी की है। ऐसा करके आइन का एहतराम नहीं किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और 21 अपोजिशन जमातों ने इफ्तिताही तकरीब के बाइकआउट का ऐलान किया है। अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह का हक सिर्फ और सिर्फ सदर को है। दरिया असना मरकजी वजारत खजाना ने जुमेरात को ऐलान किया कि पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। इस सिक्के पर नए पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की तस्वीर नुमाया होगी। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक 75 रुपये का सिक्का गोल होगा और इसका रकबा 44 मिलीमीटर होगा। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा और उसमें 50% चांदी, 40% तांबा और 5% निकल और जिंक धात का मुरक्कब होगा। सिक्के के बाएं जानिब देवनागरी रस्मुल खत में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाएगा। इसी तरह ऊपरी हिस्से में देवनागरी रस्मुल खत में संसद भवन होगा और निचले हिस्से में अंग्रेजी में पार्लियामेंट हाउस होगा। काबिल जिक्र बात यह है कि यह सिक्का हुकूमत हिंद की कोलकाता टेक्सटाइल ने तैयार किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमे के रोज बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत पर तंजिया हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हिंदुस्तान रोजगार छीनने में विश्व गुरु बन गया है। कांग्रेस सदर खड़गे ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता 9 साल में मरकज की मोदी हुकूमत करोड़ों नौजवानों को रोजगार छीनने में विश्व गुरु बन गई है। खड़गे ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट की है। वीडियो में नौजवानों को रोजगार फराहम करने में हुकूमत की नाकामी को जाहिर किया गया है। कांग्रेस ने इख्तिदार में 9 साल मुकम्मल होने पर मोदी हुकूमत से जुमे को 9 सवाल पूछे और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खामोशी तोड़कर इन सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन महकमे के इंचार्ज जयराम रमेश, महकमे के सरबराह पवन खेड़ा और तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स में 9 सवालों के सिलसिले में एक किताबचा जारी किया और कहा कि कांग्रेसी कायद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और बाद में मुसलसिल ये सवाल उठाए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछ रही है। हम चाहते हैं कि इन तमाम सवालों पर मोदी अपनी खामोशी तोड़कर उनके जवाब दें।
साथियों, आज ही के दिन 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वो भी 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। कल 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने 35 शहरों में इस 9 सवाल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। कल और परसों 27 और 28 दोनों दिन होंगे, पर ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल ही होंगे। 27 तारीख को हमारे कई सांसद और हमारे कई सीनियर लीडर, कई नेता पदाधिकारी सब लोग जाएंगे और इसका विमोचन भी होगा इन शहरों में। 9 सवाल का ये जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, जो रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। ये मानकर चलिए कि ये एक रिपोर्ट कार्ड है और इसमें हर एक सवाल के लिए जो बैकग्राउंड जानकारी जरूरत है उसमें दिया गया है। क्यों ये सवाल पूछा गया है, किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है और देश को क्या भुगतना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। ये रिपोर्ट कार्ड अंग्रेजी में है और हिंदी में भी, दोनों में। आपने देख लिया होगा। आज दरअसल प्रधानमंत्री को माफी दिवस मनाना चाहिए। पिछले 9 साल जिनका लेखा जोखा अभी जयराम रमेश जी ने आपके सामने रखा, उस लेखा जोखा को अगर आप देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और 2 शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। जो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ते हैं तो लिखा हुआ आता है ये काल्पनिक। पिछले 9 साल में जितनी बातें उन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले, किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। यह स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। किसानों की आय पर जयराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा, दुगनी छोड़ दीजिए। अब तो किसान कहते हैं जो उस वक्त थी ना, बस उतनी भर हमें मिल जाए वापस, वही बड़ी कृपा होगी। उतनी भी नहीं छोड़ी जो 2014 से पहले मिलती थी, आप दुगनी की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि काल्पनिक है आपकी हर बात। कोरोना काल में हम सब ने त्रासदियां देखी, ऑक्सीजन नहीं, साहब जो थे हजारों की भीड़ इकट्ठी करते थे, शाम को जूम कॉल पे मास्क लगा के बैठ जाते थे।
ये असलियत है इस सरकार की। असली चेहरा कुछ और जब वक्त आता है तो मुखौटा। तो मुखौटे और चेहरे का जो द्वंद्व है पिछले 9 साल में वही इस देश ने देखा, कुछ नया नहीं देखा। हम फिर से मांग करते हैं। मैं आर्थिक मुद्दे पर ही अपनी बात केंद्रित रखूंगी, क्योंकि आर्थिक बदहाली जो इस देश ने पिछले 9 साल में देखी है वो त्रासदी बनकर उभरी है। क्योंकि 76 साल आजादी के बाद 9 साल एक अहम हिस्सा होता है उसका, और उस अहम हिस्से में बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का वो तांडव देखा है इस देश ने, और जो छुपाने की उसको कोशिश करी है वो वाकई त्रासदी है। आज असलियत यह है, अगर सरकार की ओर से ही देख लीजिए, सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है? सीना ठोकर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। दावा यह है, असलियत क्या है? यूके की एवरेज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो $50,000 है, हमारी $7,000 है। तो जब झूठ भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सीना ठोक करके अपना दावा और करते हैं 9 साल का। क्या कहते हैं? हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा। हां, क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के चलते आपको वो बंटना पड़ा। और अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या क्या धोखा किया है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाए तो जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार साल के दूंगा, अभी तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, उस प्रधानमंत्री को 71,000 वो चिट्ठियां बांटनी पड़ती है जो डाकिया घर लेकर जाता था। कहा 19 करोड़ रोजगार बढ़ाने थे और कहा 71,000 चिट्ठियां बांट रहे हैं। यह असलियत है सरकार की। इस सरकार की यह असलियत है कि कोरोना का एक भी केस आने से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था 8.2% से गिरकर 4.1% पर हो गई थी और 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। इस सरकार की यह असलियत है कि इनकी नाक के नीचे से, क्या वो ललित मोदी हो, क्या वो नीरव मोदी हो, क्या वो मेहुल चोकसी हो, क्या वो विजय माल्या हो, करोड़ों का चूना लगाकर पैसा लेकर इस देश का भाग गए और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस सरकार के भ्रष्टाचार का यह आलम है कि 11 लाख करोड़ बट्टे खाते में अमीर आदमियों के लिए डाल दिए गए, लेकिन किसानों के कर्जे माफी पर नाक भौं से दौड़ने लगते हैं। इनकी असलियत यह है कि 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, जिन 27 करोड़ लोगों को हमने ऊपर उबारा था 4 से 14 के बीच में। इस सरकार की यह असलियत है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी क्या कहते थे? मित्रों, रुपए की साख और प्रधानमंत्री की साख प्रतिष्ठा एक बराबर है। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। 53 पर रुपया मिला था, आज 83 पर है। कहते हैं हम सबसे सस्ता तेल बना रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं रशिया से। तो महानुभाव, हमारा पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता क्यों नहीं हो रहा? आखिरी बार दाम सस्ता कब हुआ था, यह देश की जनता जानना चाहती है। इस सरकार ने पढ़ाई महंगी कर दी। कांग्रेस ने जुमे को बीजेपी पर सिंगोल के बारे में फर्जी कहानी फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि माउंटबेटन राजाजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानिब से हिंदुस्तान में बरतानवी इख्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर तस्करा करने का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। एक ट्वीट में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पार्लियामेंट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फर्जी लेक्चर्स के साथ पाक किया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस के धोखेबाज एक मरतबा फिर ज्यादा से ज्यादा दावे और कम से कम सबूत के साथ बेनकाब हो गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि उस वक्त की रियासत मद्रास में एक मजहबी तकरीब के दौरान इसका खाका तैयार किया गया और मद्रास शहर में तैयार सिंगोल को अगस्त 1947 में उसे नेहरू को पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि माउंटबेटन राजाजी और नेहरू ने उसे हिंदुस्तान में बरतानवी इख्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर पेश किया हो। इस असर के साथ तमाम दावे झूठे हैं। ये मुकम्मल तौर पर कुछ लोगों के दिमाग की पैदावार है।
नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह पर सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इसी ज़िमन में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह इतराफ़ कर लिया है कि अब इख्तिदार को मुंतकिल करने का वक्त आन पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि सेंगोल इख्तिदार की मुंतकली यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की अलामत है। लगता है कि बीजेपी ने इतराफ़ कर लिया है कि अब इख्तिदार सौंपने का वक्त आ गया है। पासपोर्ट केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अदालत से राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए एनओसी फराहम की है। राहुल गांधी ने अदालत से 10 साल के लिए एनओसी का मुतालबा किया था, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके मुतालबे की मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया था कि उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए एनओसी फराहम की जाए। ख्याल रहे कि हुकूमत हिंद मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को सिफारती पासपोर्ट देती है, लेकिन पार्लियामेंट की रुकनीत खोने के बाद राहुल गांधी ने अपना सिफारती पासपोर्ट सरेंडर करके नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी थी। नए पासपोर्ट के लिए उन्हें एनओसी दरकार थी, जिसको जारी करने का हुक्म आज सुनाया गया। गौरतलब है कि 31 मई को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 1 हफ्ते के लिए अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने जुम्मे को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। सिद्धारामैया ने एक ट्वीट में कहा कि आज नई दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक सिद्धारामैया, जिन्होंने हालिया कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत के बाद गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था, उन्होंने अपनी काबीना की तौसी पर तबादला ख्याल किया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना कर रहे दिल्ली हुकूमत के साबिक़ वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की खराबी सेहत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों के लिए उबूरी जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन गुज़िश्ता 1 साल से जेल में कैद हैं और गुज़िश्ता रोज से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल हैं और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। ख्याल रहे कि सत्येंद्र जैन कल जुमेरात को तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो फिलहाल आईसीयू में हैं और उनकी सेहत मुस्तहकम है। शाम 4 बजे एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से उनकी सेहत के हवाले से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। उबूरी जमानत का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस दौरान सत्येंद्र जैन दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और वो मीडिया के सामने किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। शिवसेना के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने जुम्मे को कहा कि शिंदे धड़ा कोई पार्टी नहीं है, बल्कि मुर्गियों का ग्रुप है और उसे किसी भी वक्त हलाल कर दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय रावत ने शिंदे ग्रुप के साथ साथ बीजेपी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगरचे बीजेपी शिंदे ग्रुप को लोकसभा की 5 सीटें देती है तो भी ये बहुत ज्यादा है। पिछली लोकसभा में हमारे 19 एमपी थे, लोकसभा में हमारी तादाद मुस्तकम रही। उन्होंने कहा कि शिंदे ग्रुप को 48 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये मामला है इस देश के राष्ट्रपति और संविधान के सम्मान का। प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, अपने अधिकार में करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ने उन्हें इनवाइट किया है, लेकिन अगर आप निमंत्रण पत्रिका देखें, अगर आप कार्य देखें, तो संविधान के दूसरे नंबर के जो नेता होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अरे भाई, राष्ट्रपति को निमंत्रण तो दीजिए। बात यहां अटकी, उस बारे में कोई नहीं बोल रहा है कि हम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी का नाम क्यों नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं है। तो क्या ये एक पार्टी का समारोह है? क्या है? उसके ऊपर जवाब दीजिए। अपोजिशन का जो विरोध है, ये देश के सम्मान का ये नहीं। पार्लियामेंट ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और देश का एक संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने
फलाना फलाना एक्सटेंशन किया था पार्लियामेंट का, उसका उद्घाटन किया। एक्सटेंशन और पार्लियामेंट में फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, लाइब्रेरी की इमारत और पार्लियामेंट का। वहां सत्र नहीं बैठता है, सत्र तो पार्लियामेंट में होता है। सामने आकर बात तो कीजिए प्रधानमंत्री जी, सामने आकर बात करिए। ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है या पपुआ गिनिया में हमारे चरण स्पर्श किया, ये क्या है? इस देश की लोकशाही धाराशाही, लोकतंत्र धाराशाही हो रहा है। आप उसके बारे में बात करें। अमित शाह जी साफ कह रहे हैं कि हमने एक एमएलए, एक एमपी को इनवाइट किया है और ये एक देश का इवेंट है जिसमें लोग। मैं मानता हूं, अमित शाह जी की बात मैं मानता हूं। हमें भी इन्विटेशन आया है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब बड़े आदमी की शादी होती है गांव में, तो फिर गांव को शादी को बुला लेते हैं, उनके लोग आते हैं और फिर गांव में इन्विटेशन देते, आइए खाने को, आइए पीने को, आइए कॉकटेल डिनर है, आइए और कुछ आइए। लेकिन मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? अब उस बात मुद्दा ये है, उपराष्ट्रपति कहाँ गायब हो गए? राज्यसभा के चेयरमैन। आज हमने लिखा है लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनकी पूरी जिंदगी इस पार्लियामेंट में गई और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे दिन आज देखने को मिल रहे हैं, आज वो आडवाणी जी कहाँ गायब हो? यह हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और क्या है ये मामला? है इस देश के राष्ट्रपति और संविधान के सम्मान का। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी के कायदीन के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आम आदमी पार्टी के कायदीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का डर दिखा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मैं बार बार कह चुका हूं कि आपको 1 रुपये का भी करप्शन मेरे खिलाफ आप नहीं पाओगे। मोदी जी और पूरी भाजपा समझ ले, अगर मैं आपकी और अदानी घोटाले को उजागर कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी शिकायत ईडी से कर रहा हूँ, तो ये मैं जान रहा हूँ कि आप मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। ईडी सीबीआई का पुरजोर इस्तेमाल करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी ने 1 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 2 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 3 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा। और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया, ईडी ने 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले गलती मानी, लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई। लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई, नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे जांच मत करो। और ईडी अपना मजाक उड़वा रही है प्रधानमंत्री के चक्कर में, भाजपाइयों के चक्कर में। क्या हमें पता नहीं कि एक बार जब चार्जशीट फाइल होती है तो 5 बार उसको पढ़ा जाता है? एक थानेदार भी कोई चार्जशीट तैयार करता है तो 5 बार उसको पढ़ता है। और आप एक सांसद का नाम करें, ऐसे ही हमने गलती से डाल दिया। बिल्कुल समझ रहे हैं इस देश के लोगों को। तो जब उसमें सफल नहीं हुए, गलती माननी पड़ी। भारत के इतिहास में पहली बार ईडी ने गलती मानी अपनी सार्वजनिक रूप से, तो उससे ईडी अपमानित हुई। मोदी जी के सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं कि कैसे कार्रवाई करें। ये तो गलती भी मान ली ईडी ने। संजय सिंह ने तो डिफेमेशन का नोटिस भी भेज दिया। हमें तो लग रहा था धीरे धीरे ऐसे करके इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे तो सारा खेल गड़बड़ हो गया। तो इनके साथियों के घर छापेमारी करो। तो किसके यहां छापेमारी की? विवेक त्यागी के यहां, अजीत त्यागी के यहां, सर्वेश मिश्रा के यहां, उनके यहां छापेमारी की। और छापेमारी में उन लोगों के फोन उठा के ले गए, फोन सीज करके ले गए। वो कागज आपको भी दे देंगे। कुछ नहीं मिला उन लोगों के घर पे, फोन उठा के लेके गए। अब फोन मिल गया है। अब मेरी सर्वेश मिश्रा के साथ, अजीत त्यागी के साथ, विवेक त्यागी के साथ क्या चैट है, क्या बातचीत है, उसको मोदी जी को जरूर पढ़ाइएगा। मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जरूर पढ़ाना।
पता चले जिससे कि कोरोना के समय में, बाकी समय में कितने मरीजों की उन लोगों के माध्यम से मदद की गई, कितने लोगों की सेवा की गई, कितना काम उन लोगों को कहा गया कि इसकी मदद करो, ऐसे करो, ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, इसको इस अस्पताल में दिखाना है, इसको सारी चैट पढ़ना। मैं ईडी वालों को कह रहा हूं, और मोदी जी को भी एक कॉपी भेजना, उसकी मेल डाउनलोड किया है, सारी मेल भी पढ़ना, पूरा खंगाल डालो। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 2 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 3 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया, एक बीजेपी लीडर ने अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात खातून डॉक्टर के हिजाब पहनने पर खूब हंगामा किया। मामला तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले के सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर का है। वहां रात की ड्यूटी के दौरान खातून डॉक्टर हिजाब पहने हुए थी। ये बात बीजेपी लीडर को अच्छी नहीं लगी और उसने खातून डॉक्टर के साथ बहस शुरू कर दी। खातून डॉक्टर ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी लीडर के जरिए किए गए हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आई है। वीडियो में बीजेपी लीडर भुवनेश्वर राम को सरकारी हेल्थ केयर में खातून डॉक्टर, जिनका नाम जन्नतुल फिरदौस बताया गया है, उन्हें हिजाब पहनने पर इतराज जाहिर करते हुए देखा जा सकता है। भुवनेश्वर रात की ड्यूटी कर रही खातून डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो वाकई में एक डॉक्टर है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है और हिजाब पहन रखा है। काबिल जिक्र है कि खातून डॉक्टर ने भी इस वाकये की वीडियो रिकॉर्ड की। अपने वीडियो में वो कहती भी सुनी जा सकती है कि रात के वक्त जब खातून स्टाफ रुकन होती हैं तो लोग नाजेबा कलमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर इजाज़त के खातून डॉक्टर की वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए। मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने भी भुवनेश्वर राम के हंगामे की एक वीडियो रिकॉर्ड की और बताया कि वो बगैर इजाज़त के रात में खातून डॉक्टर की वीडियो बना रहा था। இந்த மாதிரி நைட்டு வந்து ஒரு லேடிஸ் ஸ்டாஃப்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அசிமா பேசிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க, இது ஒரு தப்பான செயல். ஆக்சுவலா ஒரு லேடி டாக்டர் வந்து அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாம வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நைட்டு வந்து ஒரு லேடிஸ் ஸ்டாஃப்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அசிங்கமா பேசிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க, இது ஒரு தப்பான செயல். ஆக்சுவலா ஒரு லேடி டாக்டர் வந்து அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாம வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. साउथ कोरिया में जुमे की रोज एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट में मौजूद एक मुसाफिर ने प्लेन का दरवाज़ा खोल दिया। फ्लाइट को लैंड होने में 2 मिनट ही बाकी थे, तभी मुसाफिर ने उस इमरजेंसी डोर खोल दिया। उस वक्त प्लेन 700 फीट की ऊंचाई पर था। गेट खोलने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स और 194 मुसाफिर सवार थे। इस दौरान 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। एक चश्मदीद ने कहा कि अचानक से ऐसा लगा कि प्लेन में धमाका होने वाला है। दरवाजे के पास बैठा मुसाफिर बेहोश होने लगे। कुछ वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ्लाइट में बच्चे भी थे, वो रो रहे थे, कुछ तो डर से कांप रहे थे। एक दीगर मुसाफिर ने कहा कि एक शख्स ने फ्लाइट का दरवाज़ा खोल दिया, वो फ्लाइट से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस ने कहा कि हमने इस मामले में एक मुसाफिर को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने शराब नहीं पी थी, हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी। एयरबस A321-200 की OZ8124 फ्लाइट ने जेजू आइलैंड से डेगू शहर जाने के लिए हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:15 बजे उड़ान भरी थी। 1 घंटे बाद मुसाफिर ने दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद मुसाफिरीन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लैंडिंग के बाद उन्हें अस्पताल ले जाएगा। इस वाक़े के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।